वेलकम टू एवरीबडी इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम पिछली क्लासों में चर्चा कर रहे थे एचएसएबी कॉन्सेप्ट की, जो आपकी बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हम आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे आपकी यूनिट सेकंड, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आपके चलती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकेंड यूनिट है वो है आपकी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। देखो यहाँ पर संक्रमण धातु संकुलों में जो धातु जो केंद्रीय परमाणु होता है और लिगेंड जो सराउंडिंग एटम होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी किन किन कारकों पर जो है डिपेंड करती है, उन सब बातों पर हम आज के लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका इस यूनिट का, वो है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में वीबीटी को बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, और वीबीटी जो है हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती है, लेकिन कई सारी उसकी जो लिमिटेशंस हैं, कई सारी उसकी कमियां हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु संकुल के जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हमें वीबीटी नहीं समझा पाया। तो वो क्या क्या कमियां हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशंस हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखो वीबीटी में पोलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत, सबसे पहले वीबीटी का जो अपने को विस्तारित रूप जो दिया वो पोलिंग ने दिया था। तो पोलिंग के संयोजकता बंध सिद्धांत संक्रमण धातु संकुलों में बंध समझाने में काफी महत्वपूर्ण रहा है। संकुल बनने, उनके चुंबकीय गुणों तथा ज्यामिति आदि की व्याख्या करने में काफी सफल रहा है, किंतु फिर भी वीबीटी की कुछ सीमाएं अथवा कमियां हैं जिनकी वजह से अब इस सिद्धांत का केवल ऐतिहासिक महत्व ही अधिक रहा है। आगे अगला जो पॉइंट है आपका वो है वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुलों के व्यवहार की व्याख्या में इस सिद्धांत का अब अधिक उपयोग नहीं होता है, या हम कह सकते हैं इसका अधिक उपयोग नहीं रहा है। इस सिद्धांत की प्रमुख सीमाएं जो निम्न प्रकार हैं, क्या क्या इसकी कमियां रही। तो इसमें जो आपकी सबसे पहली जो कमी है वो है लगभग सभी संक्रमण धातु के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं तथा पदार्थों का रंग उनकी संरचना पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ के अणु या आयन जब दृश्य प्रकाश में से कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तब वे रंगीन दिखाई देते हैं या रंगीन दिखते हैं, कलर दिखते हैं। संक्रमण धातुओं के संकुल आयन रंगीन दिखते हैं, इसकी जो है व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाया। तो देखो जो आपके मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, संकुल होते हैं इनके संक्रमण धातुओं के, इनके जो कॉम्प्लेक्स है इनके विलयन हमें कलर्ड दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं, तो उसकी व्याख्या जो है आपका वीबीटी नहीं कर पाया। जो नेक्स्ट इसकी जो कमी है, सबसे बड़ी इसका ड्रॉबैक रहा है, वो है वीबीटी के आधार पर इस बात की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएंगे और बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब कब बनेंगे, इस बारे में भी हमें वीबीटी विस्तृत जानकारी नहीं देता है। इसके बाद विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या भी वीबीटी या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। तो देखो संकुलों में जो चुंबकीय गुण होते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उनमें मात्रात्मक जो व्याख्या है उनकी वो नहीं की जा सकती इस सिद्धांत के आधार पर कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कौन कितना चुंबकीय, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो मात्रात्मक व्याख्या यहाँ पर नहीं करता है। अगला जो इसकी कमी है वो है, अगली कमी, कई संकुलों जैसे कॉपर H2O6+2 हेक्सा एक्वा कॉपर +2 आयन या सेकंड आयन की ज्यामिति विकृत होती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कौन सी इसकी विकृत अष्टफल की ज्यामिति होती है, जिसमें 4 H2O अणु समान दूरी पर होते हैं, जबकि शेष 2 H2O मॉलिक्यूल अणु
अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। किससे अधिक दूरी पर स्थित होते हैं? ये केंद्रीय धातु परमाणु से। ऐसा क्यों होता है, इस बात को वीबीटी समझाने में असफल रहा। हम देखते हैं इसकी जो ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति, इसमें चारों कोनों पर 4 H2O जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लगभग समान दूरी पर होते हैं, और जो तल के ऊपर और तल के नीचे के जो H2O मॉलिक्यूल होते हैं वो अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसके बारे में भी हमें वीबीटी जो है स्पष्ट नहीं समझा पाया। नेक्स्ट आपका है कोबाल्ट सेकंड व कॉपर सेकंड दोनों के संकुलों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार यह व्याख्या दी जाती है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, लेकिन ऐसा होने पर दोनों संकुलों के समान अपचय गुण नहीं आते। इसका स्पष्टीकरण वीबीटी के आधार पर संभव नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम बात करें सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की। यदि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उनके अपचय गुण भी एक समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ इन दोनों के जो अपचय गुण हैं वो एक समान नहीं होते। तो इस बारे में भी हमें वीबीटी नहीं समझा पाया। नेक्स्ट आपका है जो इसका ड्रॉबैक है, इस सिद्धांत के आधार पर किसी संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना भी नहीं की जा सकती। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो या तो उसे ऊर्जा दी जाती है या वहाँ से ऊर्जा निकलती है। तो इस बारे में भी हमें वीबीटी स्पष्ट जो मात्रात्मक इसकी क्वांटिटी जो है, कितनी मात्रा में ऊर्जा यहाँ से रिलीज हुई है, कितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता हमें इस कॉम्प्लेक्स के बनने के दौरान हुई, वो भी हमें वीबीटी नहीं समझाता है, मात्रात्मक गणना नहीं बताता है। नेक्स्ट जो आपके इसके अगला पॉइंट है, इसकी कमी है, वो है निकेल +2 आयन अमोनिया अणुओं के साथ एक चतुष्फलकीय संकुल बनाता है, जबकि साइनाइड आयनों के साथ इसका संकुल वर्ग समतलीय आकार का होता है। इसका भी स्पष्ट कारण एवं पूर्वानुमान वीबीटी के आधार पर संभव नहीं है। देखो निकेल +2 के जब कॉम्प्लेक्स अपन बनाते हैं या इसके जो लिगेंड के साथ क्रिया के बाद में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो यदि ये निकेल +2 अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स का जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल। और यदि इसी निकेल +2 की अभिक्रिया साइनाइड आयनों के साथ कराई जाए तो इसका संकुल की जो ज्यामिति होती है वो वर्ग समतलीय आकार की होती है। तो इसका भी कोई स्पष्ट जो रीजन है वो वीबीटी नहीं दे पाया। तो देखो कई सारी इसकी कमियां हैं। तो उपरोक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य सिद्धांत जैसे CFT जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, MOT इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। अगली जो थ्योरी है वो है LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी। क्या है ये? लिगेंड फील्ड थ्योरी या लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। देखो हम जानते हैं कि कोई भी यदि आपका रिसर्च चल रहा है और कोई रिसर्च उसको कंप्लीट नहीं समझा पाती तो उसके बाद उसे समझाने के लिए नई रिसर्च हमेशा होती है। तो यहाँ पर जो वीबीटी की जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए CFT, MOT, LFT जैसी तकनीकों का जो है आविष्कार हुआ और इसके बाद इन कमियों के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी हमें प्रदान की। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है अपनी वो है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो देखो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो CFT के मुख्य अभिग्रहित लिखिए या CFT के एप्लीकेशंस लिखिए या CFT बेस्ड आपसे कंपटीशन एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप BSc के बाद में जैसे MSc एंट्रेंस एग्जाम दोगे वहाँ भी आपसे CFT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और MSc में आपको CFT और विस्तार से पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ हम इसकी जो है संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं CFT की। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या कहता है? देखिए इस सिद्धांत को हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं या इस सिद्धांत के जो भी एप्लीकेशन है उनको निम्न बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं।
जो सबसे पहला पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, CFT का, इसमें धातु को धनावेशित कण जबकि लिगेंड को ऋणावेशित कण माना जाता है तथा इन दोनों कणों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण आयनिक बंध का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर CFT ने क्या कहा कि आपका जो मेटल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो धातु है उसे, या जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसे धनावेशित कण माना है, जबकि जो सराउंडिंग एरिया में जो लिगेंड्स हैं उनको हमने ऋणावेशित कणों के रूप में माना है CFT के अंदर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जब लिगेंड धातु पर आक्रमण करता है तो इसके मध्य दो बल कार्य करते हैं। देखो आपका जब केंद्रीय धातु परमाणु पर लिगेंड आक्रमण करेगा तो यहाँ पर जो है दो बल आपको कार्य करने मिलेंगे। पहला बल कौन सा होता है? पहला बल जो है आपका प्रथम बल धातु व लिगेंड के मध्य आकर्षण का बल होता है, जबकि दूसरा बल केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। समझ में आई कहानी यहाँ तक आपको? देखो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने इनको आपको बता रहा हूं। अगला जो पॉइंट है इसका वो है तीसरा पॉइंट, धातु परमाणु अथवा आयन के पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले डी जनरेटेड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? समान ऊर्जा वाले कक्षकों को डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन जब लिगेंड के केंद्रीय धातु परमाणु पर आक्रमण करता है तो जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु पर आक्रमण करता है तो इसके डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हो जाते हैं वे। अच्छा, दो भाग कौन कौन से? दो भाग होते हैं T2G और EG। अब T2G कक्षक कौन होते हैं, EG कक्षक कौन होते हैं? वो हैं वे कक्षक जिनकी औसत ऊर्जा या जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से कम होती है उन्हें T2G कक्षक कहा जाता है, तथा जिन कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक होती है उन्हें हम EG कक्षक कहते हैं। देखो इनको हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इनकी स्प्लिटिंग होती है। ये आपके जो पांच कक्षक हैं, डी उपकोष में उपस्थित पांच कक्षक, समान ऊर्जा वाले 5 डी कक्षक कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 एंड DZ2। ये आपके 5 कक्षक होते हैं डी उपकोष में। इसमें जब इनकी स्प्लिटिंग होती है तो 3 कक्षक तो जो है आपके जो लोअर एनर्जी वाले हैं वो T2G कक्षक कहलाते हैं। ये देखो इसकी औसत ऊर्जा है, और औसत ऊर्जा से जिनकी ऊर्जा कम है वो T2G कहलाएंगे, और औसत ऊर्जा से जिनकी ऊर्जा अधिक है वो आपके EG कक्षक कहलाएंगे। तो जो है आपके T2G कक्षक हैं ये कौन कौन से हो गए आपके? DXY, DYZ एंड DZX। और EG कक्षक में कौन कौन से हैं? DX2 Y2। तो ये दो कक्षक जो आपके ये EG कक्षक कहलाएंगे और ये T2G कक्षक कहलाएंगे। और इन दोनों कक्षकों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है ये ऊर्जा अंतराल आपका डेल O से इंडिकेट हम इसे करते हैं। किससे? डेल O से। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में ऊर्जा का क्या रेशियो रहता है। तो ये औसत ऊर्जा है, और औसत ऊर्जा से जो T2G कक्षक की ऊर्जा होती है वो -0.4 डेल O, या इसको हम बोलते हैं -4 DQ। समझ में आई बात यहाँ तक? इसके बाद जो है आपका EG कक्षकों की बात करते हैं तो इनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से +0.6 डेल O या 6 DQ के बराबर होती है। उपरोक्त डी कक्षकों के विपाटन या स्प्लिटिंग के बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो है हुंड नियम के अनुसार पुनर्वितरण हो जाता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी इलेक्ट्रॉन या अधिकतम इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा आपका? T2G। अतः कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तथा इस मुक्त हुई ऊर्जा को क्रिस्टल फील्ड या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इसे बोलते हैं हम
CFSE क्या बोलते हैं? CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ में आई यहाँ तक बात आपको? इसके बाद CFSE के मानों से संकुल की ज्यामिति, स्थायित्व आदि की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। अगली जो कमी है इसकी वो है अगला पॉइंट जो है वो है संकुल यौगिकों में CFSE का मान जितना अधिक होता है वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो हम CFSE कैलकुलेट करना आगे सीखेंगे। CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं, CFSE के मान क्या होते हैं, CFSE का क्या प्रभाव पड़ता है संकुल के स्थायित्व पर यहाँ आपने को एक पॉइंट ध्यान रखना है कि CFSE किसी कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान जितना अधिक होता है वो संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे जो आपका यूनिट का जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक सैप ऑफ ऑर्बिटल्स, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको मेरा वीडियो लेक्चर मददगार लगता हो, हेल्पफुल लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।